नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं एम मानस। मेरे प्यारे साथियों, इस PYQ श्रृंखला में आपके पूछे गए IAS, UPPCS, BPSC, MPPCS, JPSC, RPSC के अलावा NDA, रेलवे, बैंक, SSC में तमाम क्वेश्चन जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं इनको शामिल किया गया है। आपके आगामी एग्ज़ाम IAS, UPPCS, RO के अलावा समस्त स्टेट PCS तथा वनडे एग्ज़ाम के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है। आपके पास 4 विकल्प है। ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। पहला जीवनजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप, इकोसिस्टम फुटप्रिंट। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे आयोग द्वारा पूछा गया है, किसी क्षेत्र के वनस्पति के अध्ययन के दौरान प्रायः समष्टि और समुदाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी समष्टि को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में रहने वाली किसी जाति के जीवों का समूह। आपका यही सही जवाब होगा, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इको टाइप, एकेड, इकोस्फीयर, इकोस्टोन। तो 2 भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा एक की स्टोन प्रजाति होती है, उसको इकोटोन से अलग होता है। की स्टोन एक ऐसी प्रजाति होती है जो किसी इकोसिस्टम की वह प्रजाति है जिसके नष्ट होने से वह इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जैव का पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है। पहला, जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से, विभिन्न परिस्थितियों में किसी जीव जाति की नामवधि उपस्थिति से, सभी अन्य जीवों के साथ इनकी अन्योन्य क्रिया से। आपका सही जवाब होगा ए, जीवों के विशिष्ट प्राकृतिक आवास को ही पारिस्थितिकी निकेत या निके कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं। पहला, आवास, परितंत्र, निकेत, बायोम। जहाँ जीव रहता है उसे उसका आवास या घर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, ए उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बी कह रहा है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेत या इकोसिस्टम निके के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना प्रतिपादित की थी ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, इपियोडम ने, CP पार्क ने। आपका सही जवाब है ग्रीनेल्स। ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजी निके की संकल्पना प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। आपका सही जवाब होगा ए, संक्रमिका, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास, आवास क्षेत्र। बी आपका सही जवाब है, इसको हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वालेस रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच वनस्पति जात और प्राणी जात को सुस्पष्ट या पृथक करती है? आपका सही जवाब है ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी टेगा प्रदेश और टुंडा प्रदेश, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है डी दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ए तालाब और दलदल। लैंटिक का मतलब होता है स्थिर रुका हुआ जल, लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ जल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिपादित नहीं कर सकते? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी जल की सीमा एवं आग के कारण ऐसा नहीं होता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या। बिल्कुल गलत है। जनसंख्या, ये गलत है आपका। जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, ये भी गलत है। जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब होगा डी पहले जीव आएगा, फिर जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीवमंडल। जीव से जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, उसके बाद जैवमंडल बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? जो जैविक अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है, उसका एक अनुक्रम लगाना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण सबसे बाद में आता है। ए आपका सही जवाब हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी औद्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजी, बैलेंस से नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। आपका सही जवाब होगा ए वनों की जो कटाई है वो पारिस्थितिकी इकोलॉजी डिसबैलेंस का मूल कारण है, स्पेशली भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ये आपका सही जवाब होगा। इसमें जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्र में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? चट्टानों के अपक्षय से फास्फोरस चक्र का संबंध होता है। तो आपका सही जवाब है सी फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण से बिल्कुल नहीं बढ़ती, जैविक पदार्थों का क्षय से बढ़ना है, ज्वालामुखी की क्रिया से बढ़ता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का निर्माण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? पादपों से वाष्पोत्सर्जन मेघ निर्माण में सहायक नहीं होता। ये गलत है, बिल्कुल होते हैं। केवल नदियों तथा महासागरों के सतही जल का वाष्पन मेघ निर्माण के लिए उपयुक्त उत्तरदायी है। ये भी गलत है। इसके अलावा झील, तालाब, अन्य माध्यम भी हैं जहाँ से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और वे मेघ निर्माण में सहायक होते हैं। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में वर्षा सहायक नहीं होती। बिल्कुल गलत है, वर्षा सहायक होती है। भूमिगत जल भूपृष्ठ जल से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये सही है। जो भूमिगत जल होता है उसका संबंध पृष्ठ पे जो जल है उससे भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो आपका सही विकल्प बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आपका डी नीला हरा शैवाल संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, मैनमेड है। जलतंत्र, घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि। तो आपका सही जवाब होगा घास का मैदान। यह मानव द्वारा निर्मित है क्योंकि मनुष्यों ने अपनी खेती के लिए जंगलों को काट के इसको निर्मित किया है। सॉरी, फसली भूमि जो है मैनमेड है, घास का मैदान प्राकृतिक है। जो खेती होती है, फसली भूमि होती है, वो मैनमेड होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह और दूसरी ऋतु में जलोद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मृतजीवी, शुष्काद्रोभिद, हीलियोट्रोफाइट और वायरोटोफाइट। इसका सही जवाब होगा सी, हीलियोट्रोफाइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल पर्वतीय वातावरण में ही उगने वाले पौधों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ओरोफाइट, भूगर्भोद्भिद, अधिपादप या ब्रायोफाइट। तो इसका आपका होगा ओरोफाइट। आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो पर्वतों पे उगने वाले पौधे होते हैं उनको ओरोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रिय पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट, सियोफाइट, हेलियोफाइट, आट्रोफाइट। आपका सही जवाब सी होगा, हेलियोफाइट जो है सूर्य के प्रिय पौधे कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आपका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस, जो पर्यावरण के लिए खतरा होता है क्योंकि यह जल स्तर को नीचे ले जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार का जियोम पाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा चिली। चिली ऐसा एक देश है दक्षिण अमेरिका का जिसमें भूमध्य सागरीय प्रकार का जियोम यानी जैव मंडल पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका आज का यह अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे साथियों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चीज़ों को अपने दोस्तों तक भेजें ताकि उन्हें भी इन समस्त चीज़ों का लाभ मिल सके। आप सभी को तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद।